अध्याय 1971। चार अमीर युवा स्वामियों के साथ दुश्मनी। वे पांचों इतने प्रसिद्ध थे कि हर किसी ने उन्हें जाने के लिए रास्ता दे दिया। जैसे ही सभी ने टीना और उसके साथ चल रहे चार पुरुषों के लिए रास्ता बनाया, श्वेता उनके सामने आ खड़ी हुई। श्वेता को देखते ही टीना तुरंत रुक गई और उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। चलो देखते हैं यहाँ कौन है, टीना ने श्वेता से कहा। उसने श्वेता की ओर देखते हुए उसे दयनीय दिखाने की कोशिश की। टीना के आने के बाद से उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था, जिससे निश्चित रूप से श्वेता की प्रतिष्ठा में कमी आई थी। तुम क्या चाहती हो? श्वेता ने टीना से कहा। श्वेता का स्वर बहुत ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि श्वेता और टीना के बीच की दुश्मनी काफी गहरी थी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तुम निश्चित रूप से मुझसे कुछ चाहती हो। मैं देख रही हूं कि तुम मेरी सुंदरता से जल रही हो। टीना ने कहा कि श्वेता उसकी खूबसूरती से ईर्ष्या करती है। मैं उससे क्यों जलूंगी? श्वेता ने कहा कि टीना से जलने का कोई मतलब नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है? मेरे चारों ओर देखो, क्या तुम्हें उससे जलन नहीं हो रही जो मेरे पास है? टीना ने श्वेता को नीचा दिखाने के लिए दिखावा करना शुरू कर दिया। टीना खुद को श्वेता से ऊपर महसूस कर रही थी। इस अकादमी में रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश का साथ पाना अत्यंत कठिन था, लेकिन अब जब टीना ने उन सभी को अपने साथ इकट्ठा कर लिया था तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो इन सबसे बहुत बेहतर है, श्वेता ने टीना से कहा। उसने बताया कि उसने रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश से भी बेहतर किसी को ढूंढ लिया है। हा 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 हा। रवि, निखिल, प्रणिल, आकाश श्वेता की बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि श्वेता सिर्फ डींगे मार रही है। क्या तुम मेरे सामने बड़ी बातें करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें इससे बेहतर कुछ करना होगा। टीना ने श्वेता से कहा कि उसकी ये बातें बहुत बचकानी हैं। आसपास के लोग इस टकराव को देखकर उत्सुक हो गए। श्वेता और टीना दोनों ही प्रसिद्ध थीं, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन दोनों को बहुत ध्यान मिल रहा था। वो किसके बारे में बात कर रही है? आसपास की महिलाएं गपशप करने लगीं। वे जानना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा है जो रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश की बराबरी कर सके। इस अकादमी में ये चारों शीर्ष पायदान पर थे। वे 5 लॉर्ड डिवाइन अकादमी के सबसे शक्तिशाली पुरुष थे और हर जगह उनके कई अनुयायी और प्रशंसक थे। इन चारों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। किसी को यकीन नहीं था कि श्वेता को रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश से बेहतर कोई मिल सकता है। मुझे पता था कि तुम लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। श्वेता को इसकी उम्मीद थी। ये बहुत सच है। हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? अगर वो वास्तव में मौजूद है तो उसे यहां भेजो, मैं भी देखूं, टीना ने श्वेता से कहा। टीना सच में जानना चाहती थी कि श्वेता किस व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। न केवल टीना उत्सुक थी, बल्कि रवि, निखिल, प्रणिल, आकाश और वहां मौजूद हर कोई उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसके बारे में श्वेता ने अभी बताया था। तुम बस देखते जाओ, तुम निश्चित रूप से हैरान हो जाओगे, श्वेता ने वहां मौजूद सभी से कहा। श्वेता ने कुछ देर इंतजार किया। वो आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ सेकंड बीत गए, लेकिन आर्यन बाहर नहीं आया और खुद को नहीं दिखाया। ये बहुत ही अजीब था। कहाँ है वो? टीना ने फिर से पूछा। उसने श्वेता से पूछा, जो अभी भी अकेली खड़ी थी। क्या वो आएगा? श्वेता घबराने लगी। अगर आर्यन नहीं आया तो ये वाकई शर्मनाक होगा। यहाँ बहुत सारे लोग थे, अगर ये खबर फैली तो ये बहुत बड़ी गॉसिप बन जाएगी। कोई भी श्वेता की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि श्वेता सबके सामने सिर्फ झूठ बोल रही है। कुमारी श्वेता, अपने परिवार की प्रतिष्ठा खराब न करें। आपको बस घर चले जाना चाहिए। हम अभी भी आपके परिवार का सम्मान करते हैं, आकाश ने कहा। आकाश की शब्दावली बहुत अच्छी थी। उसने श्वेता से काफी विनम्रता और शिष्टता से बात की। वो वास्तव में एक उच्च शिक्षित व्यक्ति कहलाने के योग्य था। मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। श्वेता चिढ़ गई थी। क्या उसे आर्यन की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था? अब उसे क्या करना चाहिए? इस समस्या को सुलझाना काफी कठिन होने वाला था। ठीक उसी समय जब सबको लगा कि श्वेता झूठ बोल रही है, आर्यन बादलों के बीच से प्रकट हुआ। वो नीचे उतरा और श्वेता के बगल में आकर खड़ा हो गया। आर्यन के आने से वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। अनगिनत महिलाएं आर्यन की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। क्या वो कितना सुंदर है? हर कोई यही सोच रहा था। आर्यन की खूबसूरती ने सभी महिलाओं को दीवाना बना दिया था। सच तो ये था कि वहां मौजूद किसी भी महिला ने आर्यन जैसा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा था। आर्यन वाकई बहुत सुंदर था। रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश की तुलना आर्यन से नहीं की जा सकती थी। वहां मौजूद सभी में टीना शायद एकमात्र ऐसी थी जो खुश नहीं थी। उसने देखा कि आर्यन यहाँ है और इस बात की पूरी संभावना थी कि आर्यन उसकी योजनाओं में फिर से बाधा डालेगा। मुझे इसे तुरंत यहाँ से हटाना होगा। टीना को आर्यन से तुरंत छुटकारा पाना था। वो आर्यन को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे सकती थी, वरना ये उसके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती थी। प्रिय, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? आर्यन ने श्वेता से कहा। वो श्वेता के साथ काफी करीबी व्यवहार कर रहा था। हाँ, ये लोग परेशान कर रहे हैं। श्वेता ने टीना, रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश की ओर इशारा किया। चलो देखते हैं ये कौन है, आर्यन ने श्वेता से कहा और ऊपर से नीचे तक उन पांचों को देखा। ओह, तो ये कोई अजीब बात नहीं है। ये धूर्त महिला ही तुम्हें परेशान कर रही है, आर्यन ने टीना की ओर देखते हुए कहा। बदमाश, तुम क्या कह रहे हो? रवि, निखिल, प्रणिल, आकाश ये सुनकर खुश नहीं थे। ये बहुत अच्छा है, जल्दी से उस पर हमला करो। उसे पता लगने दो कि मेरे साथ पंगा लेना अच्छी बात नहीं है।
टीना उन चारों के व्यवहार से खुश थी। मैं तो बस सच कह रहा हूं, क्या तुम लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है? आर्यन ने उन चारों से कहा। आर्यन बस टीना की असलियत के बारे में सच बोलने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 1972। अमीर युवा स्वामी के धन के स्रोत को चुनौती 1। तुम उसे अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए हमारी देवी के बारे में बकवास करना बंद करो, रवि ने आर्यन से कहा। उसने साफ कर दिया कि आर्यन नहीं जानता कि टीना असल में कौन है। वो वास्तव में तुम्हारे लिए कैसी है? आर्यन ने रवि से पूछा। वो एक बहुत अच्छी इंसान है, तुम्हें ये कभी समझ नहीं आएगा, रवि ने आर्यन को जवाब दिया। रवि की नज़र में टीना एक दयालु और विचारशील व्यक्ति थी। आर्यन ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। सच तो ये है कि जब उसने सुना कि रवि टीना का वर्णन कैसे कर रहा था तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लानत है, तुम हंस क्यों रहे हो? रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश आर्यन को टीना पर हंसते देख चिढ़ गए। उनके लिए आर्यन का ये व्यवहार एक सीधा अपमान था। तुम लोग वाकई बहुत मज़ेदार हो, ऐसा लगता है कि तुम उसे अभी अभी जानने लगे हो, इसलिए ये अजीब नहीं है कि तुम नहीं जानते कि वो वास्तव में कौन है, आर्यन ने रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश से कहा। वे चारों ये सुनकर बहुत परेशान हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन टीना को बहुत लंबे समय से जानता हो। उसकी बात मत सुनो, वो सिर्फ एक नीच आदमी है, टीना ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए उन चारों से कहा। टीना को अब आर्यन की बातों से खतरा महसूस होने लगा था। ये स्पष्ट था कि आर्यन के शब्द उसकी मेहनत से तैयार की गई योजनाओं को पल भर में नष्ट कर सकते थे। टीना किसी भी कीमत पर आर्यन को अपनी योजनाएं खराब नहीं करने देना चाहती थी। तो वो सिर्फ एक मामूली परिवार से है? मुझे लगा था कि वो किसी उच्च वर्ग के परिवार से है। ये सुनकर रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश अब आर्यन को नीचा दिखाने लगे। भले ही वो किसी छोटे परिवार से हो, फिर भी वो कितना सुंदर है। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? वहां मौजूद सभी महिलाएं आर्यन पर मोहित थीं। अब उन्हें आर्यन की पृष्ठभूमि की कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने सामने मौजूद उस सुंदर पुरुष को देख रही थीं जिसके पास गजब का आकर्षण था। वे बस आर्यन को करीब से देखना चाहती थीं। अगर मैं एक छोटे परिवार से हूं तो तुम लोग किसी बेघर परिवार से हो, आर्यन ने रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश से कहा। क्या? वे चारों ये सुनकर खुद को अपमानित महसूस करने लगे। आर्यन की बात ने उन्हें इतना क्रोधित कर दिया कि वे उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहते थे। क्या तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो? निखिल ने गुस्से में कहा। लगता है तुम्हें भट्टी में जलाए जाने की जरूरत है, प्रणिल ने आर्यन को धमकी दी। टीना के बगल में खड़े सभी पुरुष आर्यन पर भड़क उठे थे। ये साफ दिख रहा था कि आर्यन ने इन अमीर और प्रभावशाली युवा स्वामियों के अहंकार को चोट पहुंचाई थी। क्या तुम नाराज हो? तुम्हें तो अपने पास खड़े व्यक्ति पर नाराज होना चाहिए, आर्यन ने उन चारों से कहा। तुम? रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। जब उनके दिलों की देवी का आर्यन ने अपमान किया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। टीना केवल अपने दांत पीस कर रह गई। वो आर्यन की बातों से बहुत चिढ़ गई थी। सच तो ये था कि आर्यन बहुत चालाक था और उसने टीना को सबके सामने असहज कर दिया था। लगता है तुम सच में मुसीबत को दावत दे रहे हो। चलो हम तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाते हैं। रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश ने हार नहीं मानी और आर्यन से लड़ने का फैसला किया। 1 मिनट रुको, उन्हें हमला करने के लिए आगे बढ़ता देख आर्यन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। क्या हुआ, क्या तुम डर गए? रवि ने आर्यन से पूछा। मैं डरा नहीं हूं, बस मैं लड़ना नहीं चाहता। इस तरह के आयोजनों में लड़ने से केवल अराजकता पैदा होगी, आर्यन ने उनसे कहा। चूंकि अभी प्रतियोगिता चल रही थी, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे वहां का माहौल खराब हो। बस ये स्वीकार करो कि तुम डरपोक हो, आकाश ने कहा कि आर्यन डरपोक है। मैं तुमसे कभी नहीं डरा। तुमने कहा था कि मैं एक छोटे परिवार से आता हूं, तो क्या तुम अपनी संपत्ति की तुलना मुझसे करने की हिम्मत करते हो? आर्यन ने रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश को खुली चुनौती दी। उन चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि आर्यन को सबके सामने शर्मिंदा करने का ये सबसे अच्छा मौका है। 5 लॉर्ड डिवाइन एकेडमी में रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश को बहुत धनवान माना जाता था। उनके पास बेहतरीन संसाधन थे। धन के मामले में कोई भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। क्या तुम अपमानित होने के लिए तैयार हो? रवि ने अपनी दौलत पर पूरे भरोसे के साथ कहा। वो युवा स्वामी रवि था, उसके पास अपार संपत्ति थी। ये नामुमकिन था कि किसी छोटे परिवार के व्यक्ति के पास उनसे ज्यादा धन हो। अच्छा हुआ उसने लड़ाई नहीं चुनी। अगर बात धन की है तो उनके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। टीना को खुद की शक्ति पर तो भरोसा था, लेकिन उसे रवि और बाकी तीनों के लड़ने की क्षमता पर थोड़ा शक था। अगर वे लड़ते तो शायद मुसीबत में पड़ सकते थे, लेकिन धन के मामले में वे निश्चित रूप से भारी पड़ने वाले थे। कृपया मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, आर्यन ने रवि से अपनी कीमती चीजें दिखाने को कहा। इसे अच्छी तरह देखो। रवि ने तुरंत अपने पास मौजूद कुछ बेहतरीन आर्टिफैक्ट्स बाहर निकाले। उसने अपना सबसे शानदार संग्रह सबके सामने रख दिया। वो क्या है? रवि द्वारा निकाली गई चीजों को देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। वो एक 8वें स्तर का आर्टिफैक्ट था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार था। ये खून चूसने वाली तलवार और हल्के पानी के जूते हैं। लोग रवि द्वारा निकाली गई वस्तुओं की गुणवत्ता देखकर हैरान थे। अभी भी हार मान लो, बहुत देर नहीं हुई है, रवि ने आर्यन से कहा।
क्या तुम बस इतना ही दिखा सकते हो? क्या तुम सच में किसी अमीर परिवार के युवा स्वामी हो? आर्यन ने रवि के उन कीमती वस्तुओं का मजाक उड़ाते हुए पूछा। हाँ, हर कोई सन्न रह गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की है। आर्यन ने उन महान विरासती वस्तुओं का मजाक उड़ाया था जो वस्तुएं वो अभी बाहर लाया था, जबकि वो वस्तुएं बहुत ही दुर्लभ थीं। यहाँ के आम छात्र छठे और सातवें स्तर के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। आठवें स्तर के हथियार केवल बहुत बड़े घरानों के पास होते थे, और रवि ने एक साथ 4 ऐसे आर्टिफैक्ट्स निकाल दिए थे। क्या तुम मूर्ख हो? अगर तुम में दम है तो मुकाबला करो। क्या तुम्हारे पास कोई उच्च स्तरीय हथियार है? यदि नहीं तो चुपचाप हार मान लेना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, आर्यन ने रवि से कहा। उसे लगा कि आर्यन उसकी दौलत के सामने कुछ नहीं है और बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रवि ने अपनी पूरी शान दिखा दी थी। उसे लगा कि अब आर्यन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसका स्वाद चखो, हमें चुनौती देने वाला तू कौन होता है, ओ गरीब आदमी? रवि ने आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहा। अध्याय 1973। फिर शपथ लेना शुरू करो और सबको दिखाओ जो तुमने कहा। रवि पहले से ही खुद को विजेता महसूस कर रहा था। उसे लगा कि आर्यन उसे कभी नहीं हरा पाएगा। रवि ने अपना सबसे अच्छा संग्रह बाहर निकाल लिया था और उसे यकीन था कि ये जीत उसी की है। ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो, आर्यन ने कहा कि रवि की खुशी समय से पहले है। तुम्हारा क्या मतलब है? रवि ने आर्यन से पूछा। वो उसकी बात का अर्थ समझना चाहता था। चलो इसे और दिलचस्प बनाते हैं, आर्यन ने रवि से कहा। आर्यन सब कुछ और रोमांचक बनाना चाहता था। उसे ये सब बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लग रहा था। तुम क्या चाहते हो? रवि ने आर्यन से पूछा। ये बहुत सरल है, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम हार गए तो तुम्हें उसे यानी टीना को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, आर्यन ने रवि के सामने प्रस्ताव रखा। और अगर तुम हार गए तो? रवि ने पूछा। वो जानना चाहता था कि हारने पर आर्यन क्या करेगा। मैं तुम्हें वे सभी आर्टिफैक्ट्स दे दूंगा जो मैं बाहर निकालूंगा, आर्यन ने कहा। वो अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार था। ठीक है, मुझे मंजूर है, रवि सहमत हो गया। जीत निश्चित रूप से उसके हाथों में थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो बहुत आसानी से जीत जाएगा। ठीक है, यहां मौजूद हर कोई इस बात का गवाह बनेगा जो रवि ने अभी कहा है, आर्यन ने घोषणा की। आर्यन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने हार मान ली है? श्वेता ने आर्यन से कहा। श्वेता ने आर्यन को चेतावनी दी क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी एक अमीर युवा स्वामी था और उससे जीतना इतना आसान नहीं था। किसने कहा कि मैं जीत नहीं सकता? जीतना तो बहुत आसान काम है, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ? श्वेता उलझन में थी। सच तो ये था कि उसे यकीन नहीं था कि आर्यन जीत पाएगा। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं दिखाऊं कि मेरे पास क्या है। आर्यन ने रवि से मुकाबला करने के लिए अपना आर्टिफैक्ट निकाला। आर्यन ने 9 आर्टिफैक्ट्स निकाले। इन 9 आर्टिफैक्ट्स का आभा मंडल यानी ऑरा रवि द्वारा निकाले गए आर्टिफैक्ट्स की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली था। आर्यन ने जो किया उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। उसने जो दिखाया था वो रवि के संग्रह से कहीं अधिक असाधारण था। आसपास का पूरा माहौल शांत हो गया। आर्यन की संपत्ति देखकर लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से परे था। अगर आर्यन केवल एक स्तर 9 का आर्टिफैक्ट निकालता तो शायद वे उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन जब उसने एक साथ 9 आर्टिफैक्ट्स निकाले तो ये उन सभी के लिए एक अविश्वसनीय घटना बन गई। रवि और उसके तीनों दोस्त चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हों, वे वैसी चीजें कभी नहीं निकाल सकते थे जैसी आर्यन के पास थीं। यहां तक कि अगर वे अपने परिवारों से भी मांगते तो शायद उनके पास भी इतना सब कुछ नहीं होता। असंभव! क्या मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही हैं? हर कोई अपनी आंखें मलने लगा। उन्हें लगा कि वे सपना देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो खुद को थप्पड़ भी मारा ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि यह सपना नहीं है। इतना सब करने के बाद भी उनके सामने की वास्तविकता नहीं बदली। नहीं, ये नहीं हो सकता। लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आर्यन के पास जो कुछ था उसे देखना एक सपने जैसा था। रवि, निखिल, प्रणिल और आकाश फटी आंखों से आर्यन की ओर देख रहे थे। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन के पास इतनी बड़ी संख्या में कीमती आर्टिफैक्ट्स होंगे। क्यों? क्या तुम वो सब बाहर नहीं निकालना चाहते जो तुम्हारे पास है? आर्यन ने रवि से कहा कि वो अपना सब कुछ दिखा दे, वरना विजेता आर्यन ही होगा। लानत है, रवि परेशान था। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो आर्यन के इन हथियारों का मुकाबला कर सके। सच तो ये था कि उसकी पूरी दौलत आर्यन के सामने कम पड़ गई थी। क्या तुमने हार मान ली? क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो गया? आर्यन ने रवि से कहा। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि रवि इतनी जल्दी हार मान लेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि तुमने जो निकाला है वो सब नकली है,
अपनी इज्जत बचाने के लिए रवि ने आर्यन पर आरोप लगाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्यन के पास इतने सारे असली आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं एक धोखेबाज हूं? ठीक है, तो फिर तुम खुद आगे आकर इन्हें देख सकते हो, आर्यन ने रवि से कहा। आर्यन द्वारा निकाले गए आर्टिफैक्ट्स निश्चित रूप से असली थे। ये वे चीजें थीं जो उसने डेविल्स टूम से प्राप्त की थीं, और वे वहां के रक्षकों की असली संपत्ति थीं। मुझे देखने दो। रवि ने उन्हें करीब से देखने की कोशिश की ताकि वो पुष्टि कर सके कि ये असली हैं या नकली। जब रवि ने उनकी जांच की तो उसे पता चला कि आर्यन के पास जो कुछ भी था वो पूरी तरह से असली था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये असली कैसे हो सकते हैं? रवि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस व्यक्ति के पास उससे कहीं अधिक धन और संपत्ति है। क्यों, क्या कुछ गलत है? आर्यन ने रवि से पूछा। रवि ने अपने दांत पीसे। उसके लिए अपनी हार स्वीकार करना बहुत कठिन था, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए जीवन भर का कलंक बन जाता। हर कोई रवि के जवाब का इंतजार कर रहा था। वे जानना चाहते थे कि आर्यन के आर्टिफैक्ट्स असली हैं या नकली। ये सब नकली है, रवि ने चिल्लाकर कहा। उसने झूठ बोल दिया कि आर्यन के हथियार नकली हैं। नकली? हर कोई कानाफूसी करने लगा। ज्यादातर पुरुष आर्यन का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि वो झूठ बोल रहा है। आर्यन सबको देखकर मुस्कुराया। रवि के झूठ का पता चलने पर भी वो क्रोधित नहीं हुआ। तुमने कहा कि ये नकली है, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम आकाश की शपथ खाकर कह सकते हो कि ये नकली है? आर्यन ने रवि को चुनौती दी। बिल्कुल, मैं ऐसा करने की हिम्मत रखता हूं। रवि इस मोड़ पर आ चुका था जहां से वो पीछे नहीं हट सकता था, वरना उसे जीवन भर शर्मिंदा होना पड़ता। तो फिर शपथ लेना शुरू करो और सबको दिखाओ जो तुमने कहा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम मेरे वे सभी आर्टिफैक्ट्स ले जा सकते हो, आर्यन ने रवि से कहा। इस तरह के झूठे व्यक्ति से लड़ने के लिए आर्यन ने शपथ के सबसे शक्तिशाली साधन का उपयोग किया। ये सुनते ही रवि तुरंत चुप हो गया। आर्यन की बात सुनकर उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। आर्यन की चुनौती ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? रवि ने आर्यन से पूछा। उसने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा। बस ये कह दो कि तुम डर गए हो, डरपोक अमीर युवा स्वामी, आर्यन ने उसका मजाक उड़ाया। करो ना, तुम डर क्यों रहे हो? उसे शर्मिंदा करो। हर कोई रवि का समर्थन कर रहा था। उन्हें लगा कि अगर रवि सच कह रहा है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 1974। रवि मौत के डर से कांप उठा। रवि को चारों तरफ से लोग घेर रहे थे और उसे सच बोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। लानत है, अब मैं क्या करूं? रवि बुरी तरह उलझन में था। अगर उसने वो नहीं किया जो आर्यन ने कहा था तो ये स्वीकार करने जैसा होता कि वो झूठ बोल रहा है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से कहो जो तुमने पहले कहा था। टीना ने रवि को उकसाया। वो चाहती थी कि रवि तुरंत वो शपथ ले ताकि आर्यन सबके सामने अपनी इज्जत खो दे और वहां से गायब हो जाए। आर्यन को अपमानित होते देखना टीना के लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं था। मैं क्या करूं? रवि अब डरने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो अब पीछे हटता है तो वो अपनी इज्जत खो देगा और टीना से कभी नजरें नहीं मिला पाएगा। अब कोई विकल्प नहीं है। मैं आकाश यानी नक्षत्रों को चुनौती दूंगा। निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई। उसने आर्यन को चुनौती देने और अपनी क्षमता दिखाने का फैसला किया। आर्यन काफी अधीर लग रहा था। वो बस रवि के जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं रवि कसम खाता हूं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो नकली है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैंने कोई भी असत्य कहा है तो मुझ पर बिजली गिर जाए, रवि ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा। ये सुनकर वहां मौजूद लोग रवि की बात पर विश्वास करने लगे। अब जब तुम संतुष्ट हो तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े झूठे हो, रवि ने आर्यन से कहा। बिल्कुल सही कहा। निखिल, प्रणिल और आकाश भी रवि का साथ देते हुए आर्यन का मजाक उड़ाने लगे। आर्यन, श्वेता ने आर्यन को सांत्वना देने की कोशिश की। उसे लगा कि आर्यन अपमानित महसूस कर रहा होगा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कई पुरुष आर्यन पर फब्बियां कसने लगे कि उसने रवि से लड़ने के लिए नकली सामान का सहारा लिया। लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत था। लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। गड़गड़ाहट। तभी जब सब आर्यन को नीचा दिखा रहे थे, अचानक आसमान से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। आह! अचानक सबने अपने सिर झुका लिए। ये स्वर्गीय बिजली की आवाज थी जिससे कोई भी साधक डर जाता है। सब जमीन पर लेट गए और खुद को आकाश के उस उग्र गर्जन से बचाने की कोशिश करने लगे। रवि कांपने लगा। आसमान में हो रही इस अजीब हलचल को देखकर उसका बुरा हाल था। वाह, देखो क्या हुआ! ऐसा लगता है कि आसमान नाराज है, आर्यन ने रवि से कहा।
उसने इस घटना का इस्तेमाल रवि को और डराने के लिए किया। रवि सच में डर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी झूठी शपथ स्वर्ग के क्रोध को जगा देगी। उसने वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गड़गड़ाहट। आवाज और भी शक्तिशाली और भयानक होती जा रही थी। इस शोर ने सबकी रूह कंपा दी थी। वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा डरा हुआ रवि ही था, क्योंकि उसी ने इसे शुरू किया था। टीना, निखिल, प्रणिल और आकाश तुरंत रवि से दूर हट गए। तुम लोग क्यों भाग रहे हो? मेरी मदद करो। रवि ने निखिल, प्रणिल और आकाश को पुकारा। हम मना करते हैं, ये तुम्हारा मामला है, हमें अपनी मुसीबत में मत घसीटो। उन तीनों ने साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि टीना ने भी उसकी मदद नहीं की और उसे अकेला छोड़ दिया। कड़क। गड़गड़ाहट और तेज हो गई, जिससे धरती कांपने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। रवि के पास अब माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उसकी माफी का कोई असर नहीं हुआ। रवि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके पैर जम गए थे और वो हिल भी नहीं पा रहा था। धमाका। बिजली सीधे रवि के ठीक बगल में गिरी। सभी लोग तुरंत पीछे हट गए। किसी ने नहीं सोचा था कि रवि पर सच में बिजली गिर जाएगी। इसका मतलब था कि रवि झूठ बोल रहा था और आर्यन के पास मौजूद सभी आर्टिफैक्ट्स असली थे। धुएं और धूल ने उस जगह को घेर लिया जहां रवि खड़ा था। सबको लगा कि रवि मर गया होगा, लेकिन जब धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि रवि असहाय होकर जमीन पर बैठा था। उसके ठीक सामने एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। बस जरा सी चूक हुई थी, वरना वो बिजली उसे भाप बना देती। रवि इतना डर गया था कि उस खौफनाक मंजर की वजह से उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसने वास्तव में अपनी बहुत बड़ी फजीती करा ली थी। बिजली गिरने के बाद धीरे धीरे गर्जन शांत होने लगा और लोग फिर से खड़े होने लगे। कभी कभी जो हुआ उसके बारे में सच बोलना चाहिए, आर्यन ने रवि से कहा, जिसने झूठ बोलने की जुर्रत की थी। रवि चुप रहा और आर्यन को जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो पूरी तरह से अवाक था। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसे वहां से भागना पड़ा ताकि वो अपना मुंह छुपा सके। ये तो कमाल हो गया। उसने सच में झूठ बोलने की हिम्मत की और उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। श्वेता ने खुशी से झूमते हुए कहा, वो बहुत मूर्ख व्यक्ति है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। आर्यन ने श्वेता से कहा। आर्यन ने अपना ध्यान टीना की ओर लगाया। उसने देखा कि रवि की हालत देखकर टीना के चेहरे के भाव बदल गए थे। अगर वहां इतने लोग नहीं होते तो टीना अब तक आर्यन को कोस चुकी होती। ये कमीना, ये हमेशा मेरी योजनाओं में दखल क्यों देता है? ये इस दुनिया का सबसे कष्टदायक व्यक्ति है, टीना ने मन ही मन सोचा। उसे आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रवि के जाने के बाद अब केवल निखिल, प्रणिल और आकाश बचे थे। वे तीनों आर्यन को नफरत की निगाहों से देख रहे थे। क्या अभी भी कोई है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? जल्दी आगे आओ, वरना उस बच्चे की तरह भागो जो बिस्तर गीला कर देता है। आर्यन ने निखिल, प्रणिल और आकाश को चुनौती दी। आर्यन की बात सुनकर उन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है। तुम बहुत अभिमानी हो, मैं तुमसे लड़ूंगा, निखिल ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो अपने संग्रह के साथ आर्यन का सामना करने के लिए तैयार था। मुझे उम्मीद है कि तुम पहले वाले व्यक्ति की तरह नहीं निकलोगे, आर्यन ने निखिल से कहा। मैं उसकी तरह नहीं हूं, मेरे पास तुम्हारे इन कबाड़ जैसे सामानों से कहीं ज्यादा कीमती चीजें हैं। निखिल ने खुलेआम आर्यन के आर्टिफैक्ट्स को कबाड़ कह दिया। अध्याय 1975। निखिल को हराने के लिए उंगली का एक इशारा काफी था। ओह, तो तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास जो आर्टिफैक्ट है वो कबाड़ है? दिलचस्प है। मैं ये देखने के लिए काफी उत्सुक हूं कि तुम्हारे पास क्या है। आर्यन ने निखिल के अहंकार को देखा। निखिल ने दिखाना शुरू किया कि वो कैसे एक एरे बनाता है। उसने वहां मौजूद सभी को अपनी एरे बनाने की कला का प्रदर्शन किया। लोग निखिल के हुनर को देखकर मंत्रमुग्ध होने लगे और उसकी काबिलियत को पहचानने लगे। निखिल संतोष के साथ मुस्कुराया। वो आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया देखकर बहुत संतुष्ट था। कैसा लगा? क्या तुमने इसे देख लिया? निखिल ने आर्यन से पूछा। बस इतना ही, आर्यन ने निखिल से कहा। उसके अनुसार निखिल द्वारा इस्तेमाल किए गए एरे में कुछ भी विशेष नहीं था। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम्हें इस चीज की समझ नहीं है? निखिल ने आर्यन से कहा। आर्यन की प्रतिक्रिया देखकर निखिल को लगा कि आर्यन उस दुनिया को नहीं समझता जिसमें वो माहिर है। तुम शायद सही कह रहे हो सकता है कि मैं तुम्हारे हुनर को ना समझ पाऊं। दांव अभी भी वही है जो पहले था। बताओ तुम में हिम्मत है या नहीं? आर्यन ने निखिल से कहा। आर्यन ने वैसी ही शर्त रखी जैसी उसने रवि के साथ रखी थी।
बिल्कुल, मुझ में हिम्मत है। तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत आसान है। तुम्हारे जीतने की संभावना 0% है, निखिल ने आर्यन से कहा। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। आर्यन को निखिल की बातें सुनकर मजा आया। ये आदमी रवि से भी ज्यादा अभिमानी लग रहा था। इसे जीतना ही चाहिए, उसकी काबिलियत को कोई नहीं हरा सकता। टीना को थोड़ा भरोसा था कि निखिल की क्षमताओं के साथ वो आर्यन के खिलाफ जीत सकता है। निखिल, तुम निश्चित रूप से उसे हरा सकते हो। टीना ने निखिल को अपना समर्थन दिया। वो पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। निखिल टीना का समर्थन पाकर बहुत खुश और उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे लगा कि ये उसके जीवन की सबसे खूबसूरत जीत होगी। आर्यन ने जब निखिल को देखा तो वो मुस्कुराया। आर्यन, क्या तुम उसे हरा पाओगे? श्वेता ने आर्यन से पूछा। वो नहीं जानती थी कि क्या आर्यन ऐरे तकनीकों का उपयोग करना जानता है। ये मेरे लिए खिलौने जैसा है, आर्यन ने श्वेता को बताते हुए कहा कि ये सब उसके लिए बच्चों के खेल जैसा है। ओह, श्वेता को ये उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास ऐसी क्षमता भी होगी। आर्यन ने अपना खुद का एक ऐरे बनाना शुरू किया। ये निखिल के आरे की तुलना में कहीं अधिक जटिल था। आर्यन ने सीधे प्रहार किया और निखिल के आरे को नष्ट कर दिया। कड़क! निखिल का ऐरे बहुत आसानी से नष्ट हो गया। ये देखा जा सकता था कि आर्यन की ऐरे शक्ति कहीं अधिक मजबूत थी। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, मुझे निराश मत करना, आर्यन ने उछलते हुए निखिल से कहा। वहां मौजूद हर कोई ये देखकर दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन भी वही करने में सक्षम था जो निखिल कर रहा था। अंतर बस इतना था कि आर्यन निखिल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था। निखिल उठा। उसने आर्यन से अपनी हार स्वीकार नहीं की। मैं एक मामूली आदमी से नहीं हारूंगा। निखिल जैसा व्यक्ति आर्यन जैसे छोटे परिवार के व्यक्ति से कैसे हार सकता था? निखिल ने पहले की तुलना में कहीं अधिक विशाल ऐरे बनाया। इस बार तुम मेरी असली ताकत देखोगे, निखिल ने कहा कि वो अब अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब बाहर निकाल दो, खुद को मत रोको, आर्यन ने निखिल से कहा, ताकि खेल और भी मजेदार हो जाए। निखिल ने अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन को हराने की उम्मीद की। इस बार निखिल ने ऐरे की काफी जटिल व्यवस्था की और सीधे आर्यन से मुकाबला किया। सब लोग जल्दी पीछे हट जाओ। आर्यन और निखिल के बीच की लड़ाई देखकर दर्शकों ने पीछे हटने का फैसला किया। वे इस लड़ाई की चपेट में नहीं आना चाहते थे। धमाका! ऐरे की लड़ाई शुरू हुई। जब निखिल ने आर्यन पर तीव्रता से हमला किया तो वहां विस्फोट और कंपन होने लगे। आर्यन ने तुरंत जवाबी हमला नहीं किया। वो अभी भी निखिल को हराने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। अगर आर्यन चाहता तो वो उंगली के एक इशारे से निखिल के बनाए ऐरे को तुरंत नष्ट कर सकता था। आर्यन को निखिल के ऐरे की कमजोरी का पता चल चुका था, इसलिए वो सब कुछ जल्दी खत्म कर सकता था। निखिल आर्यन के ऐरे के सामने संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था। किसी कारण से आर्यन का ऐरे अत्यंत मजबूत था और उसके द्वारा किए गए सभी हमलों को झेलने में सक्षम था। बहुत मजबूत है, इसे नष्ट करना बहुत कठिन है। निखिल ने महसूस किया कि आर्यन की रक्षात्मक शक्ति बहुत अधिक है। बहुत देर हो रही है, जल्दी इसे खत्म करो। टीना अधीर हो रही थी। उसने निखिल से सब कुछ जल्दी खत्म करने को कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, निखिल ने कहा। वो सब कुछ जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि तुम पर बहुत मानसिक दबाव है, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? आर्यन ने निखिल से पूछा, क्योंकि निखिल टीना की वजह से तनाव में दिख रहा था। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, निखिल ने जवाब दिया। कितनी दुख की बात है, आर्यन ने अपना सिर हिलाया। वो तो बस दयालु बनकर उसकी मदद करना चाहता था। इसे नष्ट कर दो, निखिल ऊंची आवाज में चिल्लाया और पूरी ताकत से आर्यन के ऐरे पर हमला किया। उबासी! आर्यन ने जम्हाई ली। निखिल का हमला उसकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सका। क्या तुम्हारा हो गया? चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। आर्यन अब ऊब रहा था। उसने सब कुछ जल्दी खत्म करने का फैसला किया। कुछ मिनटों तक खुद को रोकने के बाद अंततः आर्यन हमला करने के लिए तैयार हुआ। धमाका! एक अत्यंत शक्तिशाली हमले ने निखिल और उसके ऐरे को नष्ट कर दिया। असंभव! निखिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो काफी हैरान था। वो आर्यन से हार गया था। उसका ऐरे आर्यन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ये उसके अनुमान से परे था। तुम हार गए, आर्यन ने निखिल से कहा। निखिल ने अपना हाथ जोर से भींच लिया। वो हार चुका था। मैं अभी भी लड़ सकता हूं, बस देखते जाओ कमीने, निखिल ने कहा कि वो अभी भी लड़ेगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम हार चुके हो और तुम कबाड़ से भी बदतर हो। आर्यन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उंगली के सिर्फ एक इशारे से उसने निखिल को हवा में उड़ा दिया। हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे आर्यन ने निखिल को इतनी आसानी से हरा दिया। आर्यन उसे ऐसे फेंक रहा था जैसे वो कोई कचरा हो। वो बहुत शक्तिशाली है। आखिर ये है कौन? महिलाएं आर्यन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थीं। आर्यन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। वो बहुत प्रभावशाली है। श्वेता को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना दबंग होगा। उसने अकेडमी के 4 जीनियसों में से 2 को इतनी आसानी से बाहर निकाल दिया था। आर्यन बहुत मजबूत था और उसे हराना नामुमकिन लग रहा था। प्रणील और आकाश ने देखा कि निखिल आर्यन के हाथों बुरी तरह हारकर हवा में उड़ गया है। अध्याय 1976। प्रणील के खिलाफ अल्केमी की लड़ाई। ठीक है, तुम दोनों का काम खत्म हुआ। अब बस तुम दोनों बचे हो।
क्या तुम अभी हार मानना चाहते हो या नहीं? आर्यन ने प्रणिल और आकाश को चेतावनी दी। प्रणिल और आकाश ने आर्यन की ओर देखा। उन दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। टीना ने अपने होंठ चबाए। आर्यन ने वास्तव में उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। उसके दो सबसे बेहतरीन लोग आर्यन का मुकाबला नहीं कर पाए थे। ये बेहद चिंताजनक था। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके पास अल्केमी की क्षमता भी होगी। प्रणिल ने आगे बढ़ने और आर्यन से लड़ने का फैसला किया। हारना मत, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। टीना ने प्रणिल को प्रोत्साहित किया। उसे उम्मीद थी कि प्रणिल आर्यन को हरा सकता है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मैं उस व्यक्ति को अपनी देवी का अपमान नहीं करने दूंगा, प्रणिल ने टीना से कहा। जाने से पहले प्रणिल ने टीना का हाथ चूमा। वो आर्यन को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देने वाला था। प्रणिल ने इस अवसर का लाभ उठाकर टीना की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की। वो मौके का फायदा उठाने में बहुत माहिर था। प्रणिल आगे आया। इस बार वो आर्यन से मुकाबला करने वाला था। तो तुम हार नहीं मानना चाहते? ये बड़े दुख की बात है, आर्यन ने प्रणिल से कहा। आर्यन थोड़ा निराश था क्योंकि प्रणिल के पास पीछे हटने का मौका था। मैं कोई डरपोक नहीं हूं, प्रणिल ने कहा। वो एक अमीर युवा स्वामी था। आर्यन के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता था। उसका अहंकार बहुत प्रबल था। ये बहुत अच्छा है। तुम क्या चाहते हो? इस बार मैच का फैसला करने का अधिकार तुम्हारा है, आर्यन ने प्रणिल को आमंत्रित किया। वो उसके साथ खेलने के लिए बेताब था। ऐसा लगता है कि तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। क्यों ना हम अल्केमी में मुकाबला करें? ये ज्यादा निष्पक्ष होगा, प्रणिल ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को गोली बनाने की क्षमताओं की तुलना करने के लिए आमंत्रित किया। ये निष्पक्ष कैसे हो सकता है? ये साफ है कि तुम अपना फायदा देख रहे हो, श्वेता ने प्रणिल से कहा। वो उसकी बात से सहमत नहीं थी। अगर तुम डरती हो तो कह सकती हो, प्रणिल ने श्वेता से कहा। मैं डरता नहीं हूं, मैं तुम्हारे खेल का पालन करूंगा, आर्यन ने प्रणिल की बात मान ली। दाम अभी भी वही है, क्या तुम्हें मंजूर है? बिल्कुल, मैं ये दांव लगा सकता हूं, प्रणिल ने आत्मविश्वास से कहा। उसे अपनी जिम्मेदारी से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं शुरू करता हूं, आर्यन ने प्रणिल से कहा। तुम पहले शुरू कर सकते हो, आर्यन ने उसे अनुमति दी। प्रणिल ने अपनी खुद की भट्टी निकाली। वाह, देखो, उसने गोली बनाना शुरू कर दिया है। आसपास के लोग प्रणिल के काम को देखकर दंग रह गए। ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलता था, इसलिए सब इसका लुत्फ उठा रहे थे। प्रणिल ने अपना प्रदर्शन शुरू किया और सबके सामने, खासकर टीना के सामने, अपनी ताकत दिखाई। इसे ध्यान से देखो, उसने आर्यन से कहा। आर्यन ने देखा कि प्रणिल अपनी विशेष तकनीक का उपयोग करके गोली बना रहा था। कौशल बुरा नहीं है। आर्यन ने महसूस किया कि प्रणिल की क्षमता काफी अच्छी थी। प्रणिल ने गोलियां बनाना शुरू किया और सबके सामने शुद्धिकरण की प्रक्रिया की। ये तो अद्भुत है। वहां मौजूद हर कोई प्रणिल की कला देखकर स्तब्ध रह गया। कितना महान कौशल है। टीना को पूरा भरोसा था कि प्रणिल आर्यन के खिलाफ जीत जाएगा। तुम मेरी असली काबिलियत देखोगे, प्रणिल ने आर्यन से कहा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। एक गोली बनाने में काफी समय लगता है, इसलिए उन्हें प्रणिल के खत्म करने का इंतजार करना पड़ा। इसमें बहुत समय लगेगा, मैं समय कम कर देता हूं। आर्यन ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी गोली बनाना शुरू कर दिया। उसने कुछ सामग्रियां निकालीं। वो ऐसी गोली बनाना चाहता था जो प्रणिल की गोली का मुकाबला कर सके। क्या तुम अपनी भट्टी नहीं निकालोगे? प्रणिल ने आर्यन से पूछा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम्हारा सामना करने के लिए मुझे भट्टी की जरूरत नहीं है। आर्यन ने उसे बताया कि वो बिना भट्टी के ही उसे हरा देगा। क्या तुम पागल हो गए हो? बिना भट्टी के तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तुम वास्तव में मूर्ख हो, प्रणिल ने कहा। उसने आर्यन को मूर्ख समझा और अपनी जीत तय मान ली। ऐसा लगता है कि वो अल्केमी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो पक्का हार जाएगा। ये देखकर सबको लगा कि आर्यन इस बार प्रणिल से हार जाएगा। आर्यन ने अपनी सामग्रियां हवा में उछालीं और वे तुरंत गहन ज्वाला से घिर गईं। ये तुम क्या कर रहे हो? प्रणिल ने आर्यन से कहा। उसे ये सब बेतुका लगा। बस चुप रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने उसे झिड़क दिया। प्रणिल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। लोगों को लगा कि आर्यन अपनी सामग्रियां जला रहा है, लेकिन हकीकत में वो उन्हें परिष्कृत कर रहा था और गोली बना रहा था। ये क्या है? उसने ये कैसे किया? जब लोगों ने देखा कि आर्यन क्या कर रहा है तो वे चौंक गए। जो लोग अल्केमी के बारे में जानते थे वे समझ गए कि आर्यन का हुनर किस स्तर का था। असंभव, वो ऐसा कैसे कर सकता है? प्रणिल भी ये देखकर हैरान रह गया कि आर्यन बिना भट्टी के गोली बना रहा था। ऐसा लगता है कि विजेता पहले ही तय हो चुका है। बस हार मान लो ताकि तुम्हें और शर्मिंदा न होना पड़े, आर्यन ने उसे अभी आत्मसमर्पण करने को कहा। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, प्रणिल ने कहा। विजेता अभी तय नहीं हुआ है। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, आर्यन ने काम जारी रखा। प्रणिल अब घबराने लगा था। वो आर्यन को ऐसी अविश्वसनीय चीजें देखकर असहज महसूस कर रहा था। अगर ऐसा ही रहा तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। अध्याय 1977। प्रणिल ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की।
मुझे कुछ करना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार सकता हूं। प्रणिल को कुछ करना ही था, क्योंकि अगर खेल ऐसे ही चलता रहता तो वो आर्यन के हाथों हार जाता। मुझे उसे यहीं रोकना होगा। प्रणिल का इरादा आर्यन को बाधा पहुंचाने का था, ताकि वो जीत सके। प्रणिल ने एक पाउडर उठाया और उसे आर्यन की ओर फेंकना शुरू कर दिया। प्रणिल द्वारा फेंका गया पाउडर लोगों को कमजोर और नींद में लाने के लिए उपयोगी था। ये आर्यन के काम में खलल डालने के लिए एक शक्तिशाली हथियार था। आर्यन ने साफ देख लिया कि प्रणिल क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी उसके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा था। तुम धोखाधड़ी करना चाहते हो? ठीक है, मैं भी इस खेल में शामिल होता हूं। ये देखकर कि प्रणिल मैच में बेईमानी करने वाला है, आर्यन ने अपने हवा की शक्ति का उपयोग किया और उस पाउडर का रुख प्रणिल की ओर ही मोड़ दिया। असंभव! प्रणिल को उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा फेंका गया पाउडर आर्यन वापस उसी की तरफ लौटा देगा। सच तो ये था कि ये उसके लिए काफी परेशानी वाली बात होने वाली थी। इसका स्वाद चखो, आर्यन ने प्रणिल से कहा। प्रणिल ने अपनी सांस रोकने की कोशिश की। जब तक वो पाउडर को अंदर नहीं लेगा तब तक सब ठीक रहेगा। उसने काफी देर तक अपनी सांस रोककर रखी। तुम कब तक अपनी सांस रोक सकते हो? सांस लेना तो एक सुखद एहसास है, आर्यन ने प्रणिल से कहा और खुद एक गहरी सांस लेकर उसे चिढ़ाया। प्रणिल के लिए आर्यन के इस मजाक को सहना मुश्किल हो रहा था। ध्यान लगाओ। प्रणिल ने अपना ध्यान केंद्रित करने और गोली बनाने पर ध्यान देने की कोशिश की। बुरा भी नहीं है। आर्यन को प्रणिल की दृढ़ता स्वीकार करनी पड़ी। उसमें उस जहर से बचने की जिद थी जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा था। 10 मिनट बीत गए और ये साफ दिख रहा था कि प्रणिल अब सांस रोकने और चुप रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे ध्यान केंद्रित रखना ही था, क्योंकि अगर वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में विफल होता तो वो आर्यन से हार जाता। आर्यन ने पहले ही शुद्धिकरण पूरा कर लिया था और अब वो सभी सामग्रियों को मिलाकर गोली बनाने के चरण में था। लगता है मुझे थोड़ा धीमा होना चाहिए। आर्यन को लगा कि उसे अपनी गति कम करनी चाहिए, क्योंकि प्रणिल ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया था। आर्यन के पास प्रणिल के लिए एक सरप्राइज था जो उसे पूरी तरह असहाय कर देने वाला था। आर्यन उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेताब था। प्रणिल अपनी सीमा पर पहुंच गया था। अब वो खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं था। धत्तेरे की! प्रणिल ने खुद को कोसा। वो वास्तव में एक बुरी स्थिति में था। उसने गलती से अपना ही पाउडर सूंघ लिया, जिससे उसे कमजोरी और नींद महसूस होने लगी थी। वो अपनी आखिरी बूंद तक टिके रहने की कोशिश कर रहा था। आर्यन अभी भी बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था कि प्रणिल का सामना करना उसके लिए बेहद आसान काम है। प्रणिल निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया था। सभी सामग्रियों को एक गोली में मिलाने का समय। ये प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण थी। यदि वो विफल होता तो वो पूरी तरह से हार जाता। आर्यन जानता था कि प्रणिल क्या सोच रहा है। वो बहुत केंद्रित था। धमाका! इस प्रक्रिया के दौरान बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि प्रणिल एक उच्च स्तरीय गोली बनाने की कोशिश कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में वो शायद आत्मविश्वासी होता, लेकिन अब उसकी एकाग्रता और चेतना ठीक नहीं थी। धमाका! एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट ने प्रणिल को दूर फेंक दिया। वो विफल हो गया। बड़े दुख की बात है। आर्यन ने निराशा जताई। उसे लगा कि प्रणिल अपनी गोली बनाने का काम पूरा नहीं कर सका। लानत है! प्रणिल जो हुआ उससे बहुत परेशान था। लगता है तुम पहले ही हार चुके हो, आर्यन ने प्रणिल से कहा। प्रणिल ने वही काटा जो उसने बोया था। अब वो हार चुका था और मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। बेकार! टीना फिर से चिढ़ गई। उसका एक और आदमी आर्यन के खिलाफ विफल रहा। प्रणिल ने टीना की ओर देखा और पाया कि वो बहुत गुस्से में है। उसने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने आर्यन को कोसा, जिसने उसे उसकी पसंदीदा महिला के सामने शर्मिंदा किया था। वो अपनी गलतियों के लिए आर्यन को जिम्मेदार बता रहा था। ऐसा लगता है कि ये मेरी जीत है, आर्यन ने कहा। नहीं, किसने कहा कि मैं हार गया? हो सकता है कि तुम्हारी गलती के कारण मैं गोली बनाने में विफल रहा हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी वो गोलियां हैं जो मैंने खुद बनाई हैं। इसे देखो। प्रणिल ने एक गोली निकाली और आर्यन को दिखाया कि उसने एक उच्च श्रेणी की गोली तैयार कर रखी है। वो महान जरथम मज्जा गोली। सभी जानते थे कि प्रणिल ने क्या दिखाया था। वो नवी श्रेणी की गोली थी। तुम नहीं जीतोगे, प्रणिल ने आर्यन से कहा। उसने स्थिति को पलटने की कोशिश की। तुम निर्लज हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, श्वेता ने प्रणिल से कहा। वो पूरी तरह से बेशर्म होकर अपनी मर्जी से मैच बदल रहा था। तुम्हें क्या समस्या है? ये मेरी हाथ से बनी गोली है, इसलिए ये मेरी ही मानी जाएगी, प्रणिल ने जवाब दिया। तुम बहुत चालाक और बेशर्म व्यक्ति हो, श्वेता ने फिर से कहा। यह बहुत अनुचित था। बहुत बहुत धन्यवाद, आर्यन ने अचानक प्रणिल को धन्यवाद दिया। तुम क्या कह रहे हो? प्रणिल को आर्यन की बात समझ नहीं आई। इतना स्वादिष्ट भोजन बाहर निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि मेरी बनाई हुई गोलियों को तुम्हारा ये भोजन बहुत पसंद आया, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा।
हर कोई उत्सुक था कि आर्यन क्या कह रहा है। अचानक प्रणिल के हाथ में मौजूद गोली का आभा मंडल कम होने लगा। वो धुंधली और कारी पड़ने लगी। ये क्या हुआ? प्रणिल को समझ नहीं आया। उसकी गोली अचानक काली पड़ गई थी और उसमें कोई प्रभाव नहीं बचा था। प्रणिल ने आर्यन की ओर देखा, जो गोली बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रहा था। मदद के लिए बहुत शुक्रिया। अगर तुम वो गोली बाहर नहीं निकालते तो शायद मुझे और अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता। तुम कहीं ये ईटर साइकिल गोली तो नहीं? प्रणिल को आखिरकार पता चला कि आर्यन ने क्या बनाया था। ईटर साइकिल गोली एक विशेष गोली है जो काफी दुर्लभ और बनाने में कठिन है। ये गोली अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दूसरी गोलियों की शक्ति को सोख सकती है। उसने मेरी गोली की शक्ति सोख ली। प्रणिल बहुत परेशान था। वो पूरे समय आर्यन द्वारा खिलौना बनाया गया था। आर्यन ने गोली बनाना पूरा कर लिया था। उसके हाथ में एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य आभा वाली गोली प्रकट हुई। क्या तुम अब भी लड़ने की हिम्मत रखते हो? आर्यन ने प्रणिल से पूछा। अध्याय 1978 चित्रकला कौशल की तुलना। प्रणिल ने अपने हाथ भींच लिए। ये पूरी तरह से उसकी हार थी। टीना के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। बेकार, टीना ने प्रणिल से कहा। वो भी दूसरों की तरह ही निकम्मा निकला। टीना की बात सुनकर प्रणिल का दिल टूट गया। उसे बहुत दुख हुआ और उसने नफरत भरी नजरों से आर्यन की ओर देखा। यह सब आर्यन की गलती थी। उसी की वजह से उसे टीना के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। कमीने, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, प्रणिल आर्यन पर चिल्लाया। उसका इरादा आर्यन की हत्या कर अपना बदला लेने का था। तुम पहले ही हार चुके हो और अब हिंसा पर उतारू हो रहे हो। कितने निर्लज्ज हो, आर्यन ने कहा। चुप रहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, प्रणिल दहाड़ा और पूरी गति से आर्यन की ओर झपटा। रास्ते से हट जाओ। आर्यन ने अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया और प्रणिल को आसानी से दूर उड़ा दिया। आर्यन का मुक्का इतना जोरदार था कि प्रणिल काफी दूर जाकर गिरा। सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। आर्यन ने रवि, निखिल और प्रणिल को हरा दिया था। अब केवल आकाश बचा था। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि ये लड़ाई बहुत आसान होने वाली है। अब सिर्फ तुम बचे हो। क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? आर्यन ने आकाश से कहा। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हारूंगा, आकाश ने आर्यन को चुनौती देते हुए कहा। यह बहुत अच्छा जवाब है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम्हारे पास क्या काबिलियत है। आर्यन आकाश के हुनर को जानना चाहता था। तुम जीत नहीं पाओगे। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, इसलिए तुम्हारे जीतने की संभावना बहुत कम है। औसत से अधिक बुद्धि रखने वाले आकाश को पूरा भरोसा था कि वो आर्यन को हरा देगा। तुम किस चीज में मुकाबला करना चाहते हो? आर्यन ने पूछा। ये बहुत आसान है। क्यों न चित्रकला और लेखन, पेंटिंग, राइटिंग के हुनर की तुलना की जाए। देखें कि तुम में वो क्षमता है या नहीं। आकाश ने आर्यन को अपने साथ इस हुनर की तुलना करने के लिए आमंत्रित किया। अकादमी में लेखन के मामले में आकाश को कोई नहीं हरा सकता था। उसे यकीन था कि कोई भी अन्य शिष्य उससे बेहतर नहीं लिख सकता। ओह, शायद मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूं, आर्यन ने थोड़ा संकोच दिखाया। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही, बड़े दुख की बात है, आकाश ने आर्यन को कम आंकते हुए कहा। किसने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है? ये अपनी क्षमता को परखने का एक अच्छा अवसर है। आर्यन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो इस मुकाबले के लिए उत्साहित महसूस कर रहा था। बहुत अच्छे, आकाश खुश हुआ। उसने तुरंत एक मेज उठाई जिसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। मैं पहले शुरू करूंगा, आकाश ने कहा कि वो अपना हुनर पहले दिखाएगा। आगे बढ़ो, आर्यन ने आकाश के चित्रकला कौशल को देखने की इच्छा जताई। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? अवनी ने आर्यन से पूछा। इस बार उसे आर्यन की जीत पर थोड़ा संदेह था। लगता है कि मेरा हुनर थोड़ा कमजोर है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। आर्यन ने अवनी को बताया कि उसे सहायता की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद थी। अवनी ने पहले ही सोच लिया था कि आर्यन उससे मदद जरूर मांगेगा। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी, अवनी ने कहा। यहां रुको, मैं कुछ लेकर आती हूं। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन अवनी का इंतजार करने लगा। वैसे भी आकाश अपना काम इतनी जल्दी खत्म नहीं करने वाला था, इसलिए आर्यन के पास काफी समय था। हर किसी की नजरें आकाश पर टिकी थीं। सब उसके कौशल को देखना चाहते थे। कहा जाता था कि आकाश की चित्रकला बहुत महान है, इसलिए लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आकाश ने एक लेखन चित्रित किया। उसने इसे धीरे धीरे और सटीकता के साथ किया। उसका कौशल बहुत गहरा था। ये तो अद्भुत है। मैं देख सकता हूं कि ये लेखन कितना गहरा है। लोग आकाश के काम को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आर्यन ने भी देखा कि आकाश अपनी पेंटिंग में अपनी शक्ति डाल रहा था, जो दूसरों को चकित कर देने वाली थी। नायक, हीरो। आकाश ने नायक शब्द लिखा। जो लोग उसे पेंटिंग देख रहे थे वो उसके हुनर को महसूस कर पा रहे थे। ये बहुत बढ़िया है। सबने आकाश की सुंदर पेंटिंग की प्रशंसा की और तालियां बजाईं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश अपनी कला की तारीफ सुनकर खुश हुआ। मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी है। आकाश ने आर्यन से कहा कि अब वो अपना हुनर दिखाए। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया और पेंटिंग के लिए ब्रश और कैनवस तैयार करने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? अवनी के आने में समय लग रहा था, जिससे आर्यन थोड़ा उलझन में था कि उसे क्या चित्रित करना चाहिए। तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं है? आकाश ने आर्यन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शांत रहो, मैं प्रेरणा ढूंढ रहा हूं, आर्यन ने उसे जवाब दिया। जल्दी करो, मैं ये मामला सुलझाना चाहता हूं। आकाश ने आर्यन को उकसाया। वो आर्यन को जीतने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। जल्दी आओ, बस खड़े मत रहो। दर्शक भी आर्यन पर दबाव डाल रहे थे। उनकी वजह से माहौल खराब हो रहा था और आर्यन को ये पसंद नहीं आ रहा था। मास्टर, मैं वापस आ गई हूं, मुझे कुछ अच्छा मिला है, अवनी ने आर्यन से कहा। वो एक मोटी किताब लेकर आई थी जिसमें चित्रकला के बहुत सुंदर तरीके दिए गए थे। शाबाश, आर्यन ये सुनकर खुश हुआ। उसने तुरंत उस किताब का अध्ययन किया और उसे बहुत आसानी से समझ लिया। चलो चलो, भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था और सब आकाश का समर्थन कर रहे थे। आर्यन ने सबको नज़रअंदाज किया और ईश्वरीय स्तर की चित्रकला तकनीकों को सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, कुछ समय बाद जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो वो चित्रकला के उच्चतम स्तर का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। ठीक है, इस बार आर्यन ने अपने शरीर को ढीला किया और आकाश की तरह शब्दों को चित्रित करना शुरू किया। काफी समय बाद आर्यन ने भी शुरुआत की। हर कोई आर्यन के चित्रकला करने के तरीके को करीब से देख रहा था। आकाश की तुलना में आर्यन शायद कम अच्छा लग रहा था। उसके चित्रकला करने का तरीका आकाश जैसा अद्भुत नहीं दिख रहा था। मुझे लगता है कि ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। टीना ने आर्यन को देखा। उसे लगा कि इस बार आर्यन हार सकता है। आर्यन शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान और साहित्य के मामले में आकाश जितना गहरा नहीं था। अध्याय 1979। ये एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। तो आर्यन के जीतने की संभावना बहुत ही कम थी। आकाश आर्यन को बहुत आसानी से हरा सकता था। ये किस तरह की तकनीक है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। आकाश ने आर्यन द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को पहले कभी नहीं देखा था। आकाश के लिए आर्यन ने जो किया वो काफी रहस्यमयी था। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि आर्यन ने क्या चित्रित किया है। आर्यन ने अपने आसपास के सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया और उसका पूरा ध्यान उसी चीज पर था जिसे वो चित्रित कर रहा था। आर्यन के पेंटिंग करने की गति बहुत तेज थी। उसने बहुत ही कम समय में, मात्र 2 मिनट से भी कम समय में अपनी पेंटिंग पूरी कर ली। ठीक है, हो गया। आर्यन ने आकाश से कहा कि उसने पेंटिंग पूरी कर ली है। अनंत आकाश। आर्यन ने 2 वाक्य लिखे। ये लेखन स्पष्ट रूप से आकाश के लिखे शब्दों की तुलना में कहीं अधिक जटिल और लंबा था। आकाश ने आर्यन द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखा। जब उसने गहराई से देखा तो उसे पता चला कि आर्यन की पेंटिंग उसकी समझ से बाहर थी। ये क्या है? इसकी लेखन शैली बहुत गहरी है। वो इस तरह से पेंटिंग करने में कैसे सक्षम है? भले ही उपयोग की गई तकनीक बहुत ही अनियंत्रित थी। आकाश ने मन ही मन सोचा। आकाश आर्यन की पेंटिंग को समझ नहीं पा रहा था। ये उसके हुनर से कहीं अधिक गहरा था। बाकी लोगों ने भी वैसा ही महसूस किया। उन सभी को लगा कि आर्यन की पेंटिंग बहुत गहरी है। ये आकाश की पेंटिंग से अधिक साधारण लग रही है। कुछ लोगों ने ध्यान दिया कि आर्यन की पेंटिंग बहुत ही साधारण दिख रही थी। ये सही है। जाहिर है कि इस बार का विजेता आकाश ही है। क्योंकि आर्यन की पेंटिंग बहुत साधारण लग रही थी, इसलिए लोगों के अनुसार विजेता आकाश था। ऐसा लगता है कि ये मेरी जीत है, आकाश ने आर्यन से कहा। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें एक ऐसा निर्णायक ढूंढना चाहिए जो इस पेंटिंग के बारे में अधिक जानता हो। साधारण लोग इसे नहीं समझेंगे। आर्यन ने आकाश को जवाब दिया। आर्यन ने आसपास के लोगों को देखा। उसे लगा कि वे नहीं समझ पाएंगे कि उसने और आकाश ने क्या चित्रित किया है। तो तुम अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हो? बड़े दुख की बात है, आकाश ने आर्यन से कहा। यह तुम्हारी हार है, बस इसे स्वीकार कर लो। टीना ने आकाश का साथ दिया। आकाश ने अच्छा काम किया था और वो वास्तव में चारों अमीर युवा स्वामियों में से सबसे उपयोगी था। कोई ऐसा नहीं कह सकता। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आर्यन ने टीना और आकाश से कहा। रास्ते से हट जाओ, एक बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ को हटने के लिए कहा। हर कोई तुरंत एक तरफ हो गया और उस बूढ़े व्यक्ति को रास्ता दे दिया। लगता है कि तुम लोग कुछ दिलचस्प कर रहे हो, बूढ़े व्यक्ति ने आकाश और आर्यन से कहा। महान गुरु, आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? आकाश उस बूढ़े व्यक्ति को जानता था जो अभी अभी आया था। ये एक दुर्लभ बड़ी घटना है। जाहिर है कि मैं ये देखने के लिए बाहर आया हूं कि क्या हुआ है, बूढ़े व्यक्ति ने बताया। ये वृद्ध व्यक्ति मास्टर पवन थे, जो प्राचीन साहित्य के ज्ञाता थे और उनका ज्ञान बहुत गहरा था। चूंकि महान गुरु यहां हैं, तो क्यों ना आप मेरे हाथ की पेंटिंग का परिणाम देखें, आकाश ने पवन से कहा। ओह, तुमने लेखन चित्रित किया है। ठीक है, मुझे इसे देखने दो। पवन देखना चाहते थे कि आकाश की पेंटिंग का विकास हुआ है या नहीं। कृपया। आकाश ने पवन को अपनी पेंटिंग व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए आमंत्रित किया।
पवन ने आकाश की पेंटिंग को बहुत करीब से देखा। काफी अच्छा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्षमताओं ने आश्चर्यजनक प्रगति की है, पवन ने कहा। महान गुरु द्वारा दी गई प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आकाश ने आभार व्यक्त किया। ये तुम्हारी काबिलियत के अनुरूप है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी राय देता हूं, पवन ने आकाश से कहा। फिर वहां जाकर उस लड़के के लिए भी अपनी टिप्पणी दे। आकाश ने पवन से कहा कि वे आर्यन का भी मूल्यांकन करे। ओह, तो ये वो प्रतिद्वंद्वी है जिसका तुम सामना कर रहे हो? बहुत दिलचस्प है। पवन को आर्यन में दिलचस्पी हुई और वे उसकी क्षमता देखना चाहते थे। पवन गए और आर्यन की पेंटिंग को देखने लगे। जब पवन ने आर्यन की पेंटिंग को देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये पवन को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी महान चीज देखेंगे। आर्यन की पेंटिंग देखते ही पवन कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। वे उस पेंटिंग की गहराई में डूब गए थे। महान गुरु, आकाश ने पवन से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। पवन ने आकाश को कोई जवाब नहीं दिया। वे अभी भी आर्यन के लेखन को देखने में मग्न थे। असंभव! पवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुमने इसे चित्रित किया है? पवन ने आर्यन से पूछा कि क्या वो आर्यन ही था जिसने इतनी महान चीज चित्रित की थी। मेरे अलावा और कौन कर सकता है, आर्यन ने जवाब दिया। तुम वास्तव में कौन हो? पवन ने आर्यन से पूछा। वे उसके बारे में जानना चाहते थे। मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं, आर्यन ने उत्तर दिया। कितना दिलचस्प है! पवन को इसमें दिलचस्पी हुई। एक सच्चा गुरु वास्तव में अपनी पहचान उजागर करना आसान नहीं समझेगा। ग्रैंड मास्टर, परिणाम क्या रहा? आकाश ने पवन से पूछा। वे नतीजा जानना चाहता था। तुम बुरी तरह हार गए हो। मैं कहूंगा कि उसका स्तर तुमसे बहुत दूर है। पवन ने बताया कि आर्यन का स्तर आकाश की तुलना में कहीं ऊंचा था। क्या? आकाश ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पवन ऐसा कुछ कहेंगे। इस युवक की छवि की गुणवत्ता बहुत गहरी है। मुझे डर है कि उसकी क्षमता पहले से ही मुझसे ऊपर है, पवन ने आकाश को जवाब दिया। क्या? पवन की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पवन जैसा व्यक्ति भी आर्यन की क्षमता को स्वीकार कर रहा था। आकाश और टीना ने आर्यन की ओर देखा। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना महान होगा। ऐसा लगता है कि ये फिर से मेरी जीत है, आर्यन ने आकाश से कहा। आकाश अवाक था। आर्यन की बात सुनकर उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। युवा स्वामी, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी पेंटिंग खरीदना चाहता हूं, पवन ने आर्यन की पेंटिंग के लिए बोली लगाई। बेशक, मैं इसे मुफ्त में दे दूंगा, आर्यन ने वो पेंटिंग मुफ्त में दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महान गुरु, पवन ने आर्यन का शुक्रिया अदा किया। एक मास्टर तक को आर्यन ने अपना कायल बना लिया था। आर्यन की क्षमताएं वास्तव में अविश्वसनीय थीं। उसके पास ऐसी काबिलियत थी जिसकी कल्पना दूसरे नहीं कर सकते थे। क्या तुम्हारा हो गया? आर्यन ने आकाश से पूछा। वे जानना चाहता था कि क्या आकाश अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहता है। ये मेरी हार है, आकाश ने अपनी हार स्वीकार कर ली। आर्यन से हारने के बाद आकाश ने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। तुम कहाँ जा रहे हो? टीना ने आकाश से पूछा। मैं हार गया हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं, आकाश ने उससे कहा। हार के बाद उसके पास दूसरों के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं बची थी। अध्याय 1980। पिशाच दानव रानी। टीना ने अपने होंठ चबा लिए। एक बार फिर उसका अपना आदमी आर्यन से हार गया था। क्या तुम संतुष्ट हो? टीना ने आर्यन और श्वेता से पूछा। टीना ने आर्यन से पूछा कि क्या वो उसकी इतनी मेहनत से बनाई गई सभी योजनाओं को बर्बाद करके संतुष्ट है। बेशर्म औरत, इसे महसूस करो, तुम अब तक हताश हो चुकी होगी, श्वेता ने टीना से कहा। चुप रहो छोटी बच्ची, अगर तुम्हारे बगल में यह व्यक्ति ना होता तो तुम मुझे हराने में सक्षम नहीं होती, टीना ने श्वेता से कहा। अगर आर्यन की मदद ना होती तो यह निश्चित था कि श्वेता टीना को हराने में सक्षम नहीं होती। बस इतना कहो कि तुम जल रही हो, श्वेता ने टीना से कहा। श्वेता ने कहा कि टीना उसके पास जो है उससे जल रही थी। टीना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह साफ था कि वो श्वेता की बात से खुश नहीं थी। हा, आर्यन हंसा। जब उसने टीना को देखा जो आर्यन द्वारा किए गए कामों पर और भी अधिक क्रोधित हो रही थी तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम क्यों हंस रहे हो? टीना ने आर्यन से पूछा। मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी संतुष्ट महसूस नहीं की। आर्यन ने कहा कि वो बहुत संतुष्ट है क्योंकि वो टीना की योजना को विफल करने में सफल रहा था। टीना बहुत परेशान थी, वो आर्यन के किए गए काम से बहुत चिड़ी हुई थी। क्या तुम मेरे खिलाफ लड़ना चाहती हो? आर्यन ने टीना से पूछा। आर्यन देख सकता था कि टीना उसे कैसे देख रही थी। वो देख सकता था कि टीना उसके प्रति एक शक्तिशाली मारने वाली आभा, किलिंग ऑरा छोड़ रही थी। मेरा इरादा बस यही करने का था। टीना का वास्तव में यही इरादा था। वो शुरू से ही आर्यन को मारना चाहती थी। बड़े दुख की बात है कि यहाँ बहुत भीड़ है, मैं इस जगह पर हमला नहीं कर पाऊंगी। निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे जो उसकी मदद करेंगे। टीना सिर्फ आर्यन पर हमला नहीं कर सकती थी। अगर वो सीधे आर्यन पर हमला करती तो जोखिम होता। मेरे लिए इस जगह को छोड़ देना ही बेहतर होगा। टीना ने इस जगह से जाने का इरादा किया। यही इस जगह को छोड़ने का सही समय था। टीना अविश्वसनीय गति से वहां से भाग निकली। जाना चाहती हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आर्यन टीना को जाने नहीं देना चाहता था। उसने टीना को इसी स्थान पर रोकने की कोशिश की। धमाका! आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया
उसने नीचे की जमीन पर पैर रखा, जिससे जमीन तुरंत ऊपर उठ गई और टीना के भागने का रास्ता रोक दिया। टीना ने हार नहीं मानी। उसने अपने सामने की बाधा को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। एक विशाल शक्ति ने टीना के शरीर को घेर लिया। टीना के शरीर से एक अत्यंत भयानक और विनाशकारी शक्ति निकल रही थी। टीना पूरी गति से उड़ी। उसने अपने शरीर के चारों ओर मौजूद ताकत के दम पर अपने सामने की दीवार को तोड़ने का इरादा किया। आउच! जब टीना ने आर्यन द्वारा बनाई गई दीवार को तोड़ने की कोशिश की तो उसने पाया कि वो ऐसा करने में असमर्थ थी। बहुत सख्त है। टीना ने देखा कि आर्यन की दीवार बहुत मजबूत थी, जिससे वो भागने में असमर्थ थी। यह बेकार है, तुम उस सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ पाओगी। आर्यन ने टीना से कहा कि वो उसके द्वारा बनाई गई रक्षा को नहीं तोड़ पाएगी। तो तुमने मुझे भागने नहीं दिया? टीना ने देखा कि आर्यन ने खुद को इस जगह से भागने नहीं दिया। मैं तुम्हें इस जगह से कैसे जाने दे सकता हूं? आर्यन अब टीना को जाने नहीं देगा। ये महिला काफी खतरनाक थी और उसे तुरंत पकड़ा जाना था ताकि वो आर्यन के लिए कुछ बुरा ना कर सके। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे रोक सकते हो? टीना ने आर्यन से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अब भाग नहीं सकती, आर्यन ने कहा। आर्यन ने टीना के सभी रास्तों को बंद कर दिया था। उसे इस जगह से भागने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। कितने भोले हो, टीना ने आर्यन से कहा कि उसके पास भागने के कई तरीके हैं। टीना की पीठ के पीछे से 4 लाल रंग के पंख निकले। जब टीना ने ये चीज बाहर निकाली तो एक भयानक और अंधेरी आभा ने इस जगह के चारों ओर के क्षेत्र को घेर लिया। ये क्या है? आर्यन ने देखा कि टीना ने एक अत्यंत भयानक शक्ति का उपयोग किया। ये शक्ति बहुत ही अंधकारमय और डरावनी थी। मास्टर, ऐसा लगता है कि इस महिला को एक भयानक विरासत मिली है, अविनी ने आर्यन से कहा। उसने टीना को एक बहुत ही दुष्ट और अंधेरी शक्ति की विरासत मिलने के बारे में बताया। वो इतनी साहसी है कि उसने इस तरह की जगह पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। क्या वो ऐसी जगह पर ऐसी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मुसीबत में पड़ने से नहीं डरती? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि टीना 5 लॉर्ड्स डिवाइन अकेडमी में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत से लोग उसका शिकार करेंगे। मास्टर, आपको चारों ओर देखना चाहिए, अविनी ने आर्यन को इस जगह के चारों ओर देखने के लिए कहा। आर्यन ने चारों ओर देखा। उसने पाया कि आसपास कोई नहीं था। लोग कहाँ गए? आर्यन के आसपास कुछ लोग होने चाहिए थे। ऐसा लगता है कि हर कोई इस जगह से गायब हो गया। ऐसा लगता है कि उसने एक प्राचीन सुरक्षा घेरा बनाया है। अविनी ने आर्यन को बताया कि टीना ने एक प्राचीन अवरोध पैदा किया है। ऐसा लगता है कि इन कुछ महीनों के दौरान बहुत सी चीजें हुईं। आर्यन ने देखा कि इन कुछ महीनों के दौरान बहुत सी चीजें चल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि टीना काफी ताकत हासिल कर रही थी, जिसने उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। मेरी ताकत देखकर तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा, टीना ने आर्यन से कहा। नहीं, वास्तव में तुम्हें इस तरह देखकर मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आर्यन ने उसे बताया कि टीना को इस रूप में देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। शायद तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए मुझे तुम्हें पिशाच दानव रानी की विरासत दिखानी चाहिए, टीना ने आर्यन से कहा। टीना अपनी ताकत दिखाने का इरादा कर रही थी। वो पिशाच दानव रानी की ताकत दिखाने जा रही थी। एक हल्का लाल और काला भंवर टीना के शरीर को घेरने लगा। ये काला भंवर बड़ा होने लगा और अत्यंत विनाशकारी था। मास्टर, बेहतर होगा कि आप बच जाएं। वो हमला बहुत खतरनाक है, अविनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि हमला बहुत शक्तिशाली था। आर्यन पीछे नहीं हटा। उसने टीना के हमले को रोकने के लिए जमीन की ताकत का इस्तेमाल किया। एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विशाल विस्फोट ने तुरंत आर्यन की दीवार के एक हिस्से को उड़ा दिया। ये पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। आर्यन को स्वीकार करना पड़ा कि टीना का हमला काफी मजबूत था। वो हमला काफी शक्तिशाली और विनाशकारी था। तुम अभी भी इसे रोक सकते हो, बुरा नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? वैम्पायर रेड अटैक। टीना ने हजारों लाल चमगादड़ बनाए और उन्हें आर्यन पर हमला करने का आदेश दिया। हजारों लाल चमगादड़ों ने आर्यन पर हमला किया। उन्होंने अपने बेहद नुकीले दांतों का इस्तेमाल कर आर्यन पर हमला किया।